बजट क्या है? बजट इज स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू और पर्टिकुलर किसी भी एक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार जो है जो अपने एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू का लेखा जोखा प्रस्तुत करती है उसको हम बजट कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब गवर्नमेंट बजट फॉर्मुलेट करती है तो उसमें सबसे पहले गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर के बारे में सोचती है। अब आपके मन में सवाल यह है कि अभी मैंने कहा कि जब जो है एक इंडिविजुअल बजट फॉर्मुलेट करता है या कंपनी बजट फॉर्मुलेट करती है तो वो पहले रेवेन्यू के बारे में सोचती है, लेकिन जब गवर्नमेंट बजट फॉर्मुलेट करती है तो पहले एक्सपेंडिचर के बारे में सोचती है। नाउ क्वेश्चन सवाल ये उठता है कि एक्सपेंडिचर इसलिए कि गवर्नमेंट के बजट का जो उद्देश्य होता है, गवर्नमेंट के बजट का जो उद्देश्य होता है वो वेलफेयर होता है और वेलफेयर एक्टिविटीज जो रेवेन्यू की कमी के नाते कॉम्प्रोमाइज नहीं की जा सकती, ठीक है। तो जो वेलफेयर एक्टिविटीज है दो तरह की कमोडिटीज के बारे में आपको बताऊंगा, उससे अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप पूरे इकोनॉमिक्स में बात करें तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स में आ जाते हैं। वो दो चीजें जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के थ्रू सोशल वेलफेयर के लिए प्रोवाइड की जाती है वो होती है पब्लिक गुड्स, यू यंग लेडी इधर यू कंसंट्रेट हियर और गेट आउट द क्लास, वो होती है पब्लिक गुड्स और मेरिट गुड्स। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। सार्वजनिक वस्तुएं और मेरिट गुड्स। सार्वजनिक वस्तुओं के बारे में आपको पता होगा, जैसे कि सड़क, नगर निगम द्वारा बनाया गया पार्क, ठीक है, यस ठीक हो यार। Well, when the economics was emerged and when जब इकोनॉमिक्स शुरू हुई उसके पहले सब्जेक्ट था फिलॉसफी, केवल फिलॉसफी था, इकोनॉमिक्स नहीं थी, ना ही कोई सब्जेक्ट था। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को कहा जाता है, ठीक है। तो उस समय लेजर स्क्वायर की पॉलिसी चलती थी और इसलिए शमशान घाट सरकार बनाए ऐसी कोई जरूरत थी नहीं। लेकिन जब आर्थिक गतिविधियां बढ़ी और जनसंख्या बढ़ी तो ये महसूस किया गया कि सरकार का आर्थिक हस्तक्षेप होना बहुत जरूरी है। जो आपने बात कही ना शमशान घाट, 1930 की एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आई which we call the Great Depression, और उस ग्रेट डिप्रेशन में जेएम कीन्स ने ये कहा था कि आप लोगों ने पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। जेएम कीन्स ने सबसे पहले फिस्कल पॉलिसी के बारे में बताया और कहा कि गवर्नमेंट का भी रोल होता है। उसके पहले गवर्नमेंट के रोल के बारे में कोई बात ही नहीं की गई थी, समझेगा। और आदमी उसके पहले भी मरते थे, शमशान घाट उसके पहले भी हुआ करते थे, ठीक है। जेएम कीन्स ने यह कहा कि जो 1930 के दशक की आर्थिक मंदी थी, कीन्स ने यह कहा कि सरकार को यह चाहिए कि सुबह एक लेबर को हायर करे और उससे कहे कि गड्ढा खोदे और शाम को दूसरा लेबर हायर करे और उससे कहे कि उस गड्ढे को भर दे। हाईली अनप्रोडक्टिव जॉब, बट देयर शुड बी, मतलब कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन होना चाहिए। लेजिस्लेचर का मतलब होता है फ्री इकोनॉमी जिसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन ना हो। लेकिन केस ने सबसे पहले गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात की, जो कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने, मॉनेटरी इकोनॉमिस्ट ने कहा कि नहीं, हमको जो है गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है, ये कोई मॉनेटरी पॉलिसी है जो अर्थव्यवस्था को चला ले। लेकिन 1930 की आर्थिक मंदी ने ये दर्शा दिया कि बिना सरकारी हस्तक्षेप के अर्थव्यवस्था को संभालना मुश्किल है। जो आज का दौर है, अभी जब मैं बजट पढ़ा रहा हूं तो आपको बताऊंगा कि इस बजट में सरकार ने क्या क्या किया, क्यों डिसइन्वेस्टमेंट की बात करी, क्यों टैक्स को नहीं बढ़ाया, ठीक है। बेटा यही तो डेमोक्रेसी की प्रॉब्लम है। किसी ने अभी पॉलिटिकल साइंस में बोला दिस इज प्रॉब्लम ऑफ डेमोक्रेसी।
आप सबसे बात करो। सर आई एम नॉट हियर, गो एंड टॉक, बात करो, गो एंड जल्दी यार, बात करो, रीडिंग रिकॉर्ड, गो एंड जाओ। ओके फाइन, समझे बात को? तो आपको पब्लिक गुड्स और मेरिट गुड्स, ये दो वस्तुएं ऐसी हैं जिनको कि सरकार अपने बजटरी एलोकेशन से आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। ठीक है, आपको मालूम है सार्वजनिक वस्तुएं क्या है? देखिए, अगर हम आपके लेवल पे एक फ्री के स्टूडेंट के लेवल पे क्लासिफाई करें तो पब्लिक गुड्स, सार्वजनिक वस्तुएं, निजी वस्तुएं और मेरिट गुड्स। ठीक है, ये तीन चीजें, उसके बाद तो और तमाम चीजें आती हैं। ठीक है, तो ये तीनों का भेद आपको मालूम है? अगर नहीं मालूम है तो आप पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, इसीलिए हम और आप बैठे हैं। देखो, एक इकोनॉमिक सिस्टम आपने पढ़ा होगा, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म एंड ऑल अदर थिंग्स। नेक्स्ट वन, कैपिटलिज्म में प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट होता है, सोशलिज्म में प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, तो जैसे आपका अपना घर है, प्राइवेट प्रॉपर्टी यू आर हैविंग द राइट टू सेल, इसमें मेरी समझ आई, यू हैव द राइट टू सेल, यू हैव द राइट टू अमेंड, you have the right to lease, but in case of public property do you have that right? दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, लेकिन जब आप एग्जाम में जाओगे तो इससे एक स्टेप आगे की बात होती है। वो क्या है कि पब्लिक प्रॉपर्टी के केस में क्या होता है कि एक आदमी का उपभोग दूसरे आदमी के उपभोग को वंचित नहीं करता है, किंतु प्राइवेट गुड्स के केस में एक आदमी का उपभोग दूसरे आदमी के उपभोग को वंचित करता है। जैसे कि इन मोहम्मद नगर में खरीद लिया तो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई, अब हम दूसरा आदमी इस पेन से वंचित हो गया। लेकिन अगर मैं सड़क पे चल रहा हूं, आई एम अ टैक्स पेयर, तो इसका मतलब ये नहीं कि जब मैं सड़क पे चलूंगा तो सड़क एकदम सर्विस प्लेन होगी, और जब आप चलेंगे तो यू आर नॉट अ टैक्स पेयर, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उस सड़क पे गड्ढा हो जाएगा। तो एक्सक्लूजन, राइट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सक्लूजन, एक्सक्लूसिविटी। प्राइवेट गुड्स के केस में क्या होता है? एक्सक्लूसिविटी होती है कि एक आदमी अगर उसको ले तो दूसरा उसको ले नहीं सकता। इज दैट क्लियर? पब्लिक गुड्स के केस में ऐसा होता है। इसके अलावा इसी में एक चीज आती है मेरिट गुड्स की बात, एक चीज की बात आती है मेरिट गुड्स, जो एक टारगेटेड सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। उन्होंने कहा वहां से इधर आ जाएंगे तो पढ़ाई आप कैसे पढ़ाना बच्चे पढ़ाई। ठीक है, एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, ये मैं आपको लेमैन के लैंग्वेज, हार्डकोर इकोनॉमिक्स में नहीं जा रहा। ठीक है, जैसे कि चिकित्सा सेवा, वो मेरे गुड्स है। ठीक है, वो आपके लिए क्लास अरेंज की गई है, ये मेरी गुड्स है। ठीक है, तो जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो इन्हीं सब चीजों के लिए होता है, फॉर द सोशल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। लेकिन अब चूंकि एक ट्रेडिशन चला आ रहा है कि जो हम बजट को डिफाइन करते हैं वो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के पार्ट में करते हैं। ठीक है, तो रेवेन्यू को लेकर के बहुत से मत, लेकिन मैं आपको बड़ी सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। यस, आपने सर मेरिट गुड्स के बारे में बताया कि एक तो गवर्नमेंट जो मेरिट गुड्स का होता है वो सब पब्लिक गुड्स का एक पार्ट है मेरे गुड्स। मैं भाई कहा कि जो पब्लिक गुड्स से कई तरीके के गुड्स हो सकते हैं, जैसे डिफेंस है, जैसे आप समुद्र से मछली पकड़ते हैं। अभी नेशनल इनकम में आपने पढ़ा होगा कि इकोनॉमिक बाउंड्री और ज्योग्राफिकल बाउंड्री। ठीक है, जो समुद्र है वो हमारे इकोनॉमिक बाउंड्री में है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री में नहीं है। एरोस्पेस, एरोस्पेस, ठीक है, वो समुद्र है, उसमें भारतीय मछुआरे पकड़ रहे हैं, और अगर वो सीमा क्रॉस करते हैं तो पाकिस्तान ने पकड़ लिया, पाकिस्तान के मछुआरे हैं, हमने पकड़ लिया, श्रीलंका। गेटिंग माय पॉइंट? तो कई तरीके के लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस है। ठीक है, लेकिन मैं केवल आपको बहुत ज्यादा बता के कंफ्यूज नहीं करना चाहता, बस आप इतना समझ लीजिए कि वेलफेयर एक्टिविटीज का उद्देश्य क्या है। समझना है वेलफेयर एक्टिविटीज, क्योंकि हमको इकोनॉमिक्स नहीं बनना है,
वी डोंट वांट टू बी इकोनॉमिस्ट कि बनना है, ठीक है। आई होप यू आर क्लियर, राइट। तो बात ये है, अब पब्लिक रेवेन्यू जब हम बात करते हैं तो इसमें दो चीज है, इनकम और रेवेन्यू। इसको डॉल्टन ने, पूरी स्लाइड डॉल्टन ने इसको एक नैरो कंसेप्ट में और एक वाइडर कंसेप्ट में एक्सप्लेन किया, ठीक है। वो इस तरीके से कि गवर्नमेंट के सोर्स ऑफ रेवेन्यू बहुत सोर्स है, लेकिन इनकम के सोर्स अलग अलग है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपकी सैलरी, अगर आपकी सैलरी क्या है, रॉन्ग। यही चीज मैं आपको यहां बताना चाहता हूं। इस पूरे स्लाइड का मतलब सिर्फ ये है, सैलरी इज अ पार्ट ऑफ द इनकम। मान लीजिए आपका घर है जिसको आपके पुरखों ने बनाया था और 10 मंजिला घर है और 9 मंजिल आपने किराए पे रखी है, तो उससे जो रेंट मिलेगा वो भी तो आपके पार्ट ऑफ इनकम है। तो जब दोनों को मिला देंगे तब तो इनकम बनेगी। डोंट टेक इट अदरवाइज। माय पॉइंट इज टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। मेरा उद्देश्य यहां पे कॉन्सेप्ट को समझाना, ठीक है। तो इस एम्बिग्यूटी को उन्होंने दूर किया किससे, पब्लिक रिसीट्स और पब्लिक रेवेन्यू से। जब हम बोरोइंग्स को ले लेते हैं देन इट इज अ रेवेन्यू। जैसे गवर्नमेंट बोरोइंग करती है, पब्लिक बोरोइंग जिसको हम कहते हैं लोग ऋण, पब्लिक डेट, ट्रेजरी एडॉप्ट ट्रेजरी बिल्स के द्वारा, गवर्नमेंट बॉन्ड्स के द्वारा, कई बार जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF या किसी दूसरे देशों से रिसीट्स जो हमको आय प्राप्त होती है विभिन्न स्रोतों से, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज। ये सॉरी ये स्लाइड पुरानी है, अभी मैं एग्जाम्स कॉलेज आगरा में हूँ, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में। उससे पहले मैं SMS वाराणसी में था, ठीक है। तो वहां पे वो है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप देख लोगे, ये मैं स्लाइड आपको शेयर कर दूंगा, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप नेक्स्ट। ये पब्लिक एक्सपेंडिचर की मीनिंग मैं आपको बता दी कि सर है क्या पब्लिक एक्सपेंडिचर। सिर्फ दो चीजों का समझिए, सोशल वेलफेयर, पब्लिक एक्सपेंडिचर इज ओनली फॉर द सोशल वेलफेयर, एंड द सेकंड थिंग इज टू रन द गवर्नमेंट को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर किया जाता है, ठीक है। अगर इसमें से जितने भी लोग अर्थशास्त्र के विद्यार्थी रहे होंगे या हैं, उनको ये मालूम होगा कि अरुण जेटली के बजट पेश करने से पहले बजट में दो चीजें महत्वपूर्ण होती थी, प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, जिसको कि अरुण जेटली ने खत्म कर दिया, ठीक है। अब उसकी जगह पे क्या आया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। और आम बजट जिसको कि हम यूनियन बजट कहते हैं, ठीक है, उसको और रेट बजट को मर्ज कर दिया, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर के दो मेन चीजें हैं, ठीक है। इसे करो तो क्लिक द कैमरा, ठीक है, फाइन। तो जो मैंने आपसे इससे पहले कहा कि इससे पहले लेजिस्लेचर की पॉलिसी थी, लेजिस्लेचर में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस जीरो था। देन द 1930s ग्रेट डिप्रेशन केम एंड द जेएम केन्स ने, जिन्होंने मॉनेटरी इकोनॉमी को बहुत भारी एक तरह से कहा पत्थर बरसाए और एक गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात की। तो जहां से पब्लिक रेवेन्यू और पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात आई, ठीक है। तो बजट में यही दो मेन चीज होती है, पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है। नेक्स्ट। तो रेवेन्यू के क्या क्या सोर्स हो सकते हैं, या राइट, टैक्स। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टैक्स, कैरेक्टरिस्टिक टैक्स क्या है। जैसे कि अभी ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं, पूछ रहे हैं क्योंकि जो है जब हम रेवेन्यू रिसीट्स की बात करेंगे, आगे बढ़िए प्लीज, ठीक है। ये हो चुका है, चलिए आगे बढ़िए। ये एक मिनट पीछे आइए। ये चीजें मैंने आपको बताई, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के खास वर्ग के लिए जब गवर्नमेंट कोई वेलफेयर स्कीम लाती है टू मिनिमाइज द गैप, एक गैप होता है हैव्स और हैव्स नॉट के बीच का, ठीक है, उसको भी हम बजट के माध्यम से कम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जो भी आप गवर्नमेंट के बजट में स्कीम देखोगे उसमें आएगी कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहते हैं, पॉवर्टी एलिमिनेट करना चाहते हैं, ठीक है, तमाम चीजें हैं, ये सब चीजें आप देख लोगे, ठीक है। पब्लिक एंटरप्राइजेस का मैनेजमेंट वो सरप्लस की बात है, ठीक है। बजट रिसीट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर,
ठीक है। बजट रिसीट्स, मैं अभी बात कर रहा हूँ रिसीट्स, जो मैंने आपको डिफरेंस बताया रिसीट्स और रेवेन्यू, जो सैलरी और इनकम मैंने डिफरेंस बताया, ठीक है। बजट रिसीट इसमें आता है टैक्स रिसीट और नॉन टैक्स रिसीट, ठीक है। टैक्स रिसीट और नॉन टैक्स रिसीट, व्हेन वी से दैट द टैक्स रिसीट एंड द नॉन टैक्स रिसीट, इसमें एक फंडामेंटल डिफरेंस है, देयर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस, ठीक है। टैक्स रिसीट एक तरीके से यूनिलैटरल ट्रांसफर है और नॉन टैक्स रिसीट, ठीक है, अगर हम उसको इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी में बात करें तो उसको हम कहते हैं क्विड प्रो क्वो, मतलब यह है कि अगर हम कुछ दे रहे हैं तो उसके बदले में हमको कुछ मिलेगा जरूरी नहीं है, ये टैक्स की कैरेक्टरिस्टिक। और नॉन टैक्स रेवेन्यू में ऐसा नहीं होता, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। टैक्स में अगर हम टैक्स दे रहे हो, कोई भी टैक्स है, whether it is a direct tax or indirect tax, it has nothing to do, इसका उसमें कोई मतलब नहीं है, उसके एवज में सरकार हमको कुछ देगी, ठीक है। लेकिन जब हम नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करते हैं, ठीक है, तब उसमें ये चीजें आती हैं, ठीक है। तो एक पीछे आइए, पीछे पीछे, ठीक है। इट इज अ कंपल्सरी, ठीक है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। इसमें अगर हम आगे जब बढ़ेंगे, जब हम फिस्कल पॉलिसी पे आएंगे, एक बात समझिए, फिस्कल पॉलिसी डिटरमाइन करती है कि हमारा बजट कैसा होगा, मतलब बजट डिटरमाइन करता है कि फिस्कल पॉलिसी कैसे होगी। लेकिन क्योंकि फिस्कल पॉलिसी आपका बाद में दिया गया है, इसलिए मुझे फिस्कल पॉलिसी बाद में, ठीक है। राजकोषीय नीति, आप लोगों ने सुना होगा राजकोषीय नीति, तो टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, जिसमें हम बात करते हैं कि जो है इंसिडेंट्स और बर्डन वो हम आगे आप बताएंगे, ठीक है। ये जरा ये क्लिक कर दीजिएगा जो हाइपरलिंक है डायरेक्ट टैक्स में, इसमें कुछ चीजें चेंज हुई जो मैं आपको दिखा रहा था, कुछ जो रिसेंट चेंजेस आए हैं आप देख लीजिए, ठीक है। दिख रहा है पर्सनल इनकम टैक्स कंटिन्यूड है, अभी भी चल रहा है, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स अभी भी चल रहा है, वेल्थ टैक्स अभी भी चल रहा है, कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नाम का वो अभी भी चल रहा है, डिविडेंड टैक्स अभी भी है, गिफ्ट टैक्स पहले था। अगर आप पुरानी किताबें पढ़ोगे तो उसमें डायरेक्ट टैक्स में गिफ्ट टैक्स की बात आएगी, लेकिन अब वो अबॉलिश हो चुका है, ये याद रखिए, नाउ इट इज अबॉलिश, अब वो खत्म है, इससे कभी भी आप उसको मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ गिफ्ट टैक्स इज नो मोर पार्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। गिफ्ट टैक्स अब डायरेक्ट टैक्स का पार्ट नहीं है, ठीक है। स्टेट टैक्स, संपदा टैक्स अब वो भी जो है नहीं है, एक्सपेंडिचर टैक्स वो भी नहीं है, एफडी फ्रिंज बेनिफिट टैक्स सीधा मतलब इसको क्या वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, रियली वेरी स्ट्रिक्ट, एक लड़के के लिए पूरी क्लास में डिस्टर्ब नहीं कर सकता, और मुझे इससे मतलब नहीं कि आपकी इस योजना के अंदर पढ़ना है। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, फ्रिंज बेनिफिट का मतलब होता है कि आपको सैलरी के इतर क्या क्या चीजें मिलेंगी, ठीक है, उस पर सरकार ने टैक्स लगाना शुरू किया, क्योंकि सैलरी हमने कर दिया कि जो है 10,000 रुपए है और फ्रिंज बेनिफिट हमने 40,000 दिए, तो टैक्स लायबिलिटी सैलरी बढ़ गई, तो उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि फ्रिंज बेनिफिट टैक्स लगाया, लेकिन 2009 में उसको खत्म कर दिया, 2009 में उसको खत्म कर दिया गया, ठीक है। बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स, अभी आपने सुना होगा कि अगर हम इससे अधिक का ट्रांजैक्शन करेंगे तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा, ये होगा, आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने होंगे, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अभी भी उतनी जो है टेक्नोलॉजिकल सुविधाएं नहीं है। जब अभी हम इनडायरेक्ट टैक्स और जीएसटी में बात करें तो बात करेंगे, ठीक है। कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, ठीक है, क्या टीडीएस का मतलब होता है टैक्स रिडक्शन ऑन सोर्स, वो पर्सनल इनकम टैक्स, जैसे कि मैं कहां पर काम करता हूं, सेंट जॉन्स में, माय एम्प्लॉय मेरा नियोक्ता कौन है, सेंट जॉन्स, तो अब सेंट जॉन्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो हमारी इनकम का सोर्स क्या है, सेंट जॉन्स कॉलेज, तो वहीं पे वो हमारा टैक्स डिडक्ट कर ले, ताकि टैक्स की चोरी बचे। जब अब अगर टैक्स होता है तो नियोक्ता की जिम्मेदारी होगी, एम्प्लॉय की नहीं, समझ आई बात। ईपीएफओ दूसरी चीज है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, वो अलग है, वो आपके पोस्ट रिटायरमेंट, ये सोशल सिक्योरिटी में आता है। जब आपका लास्ट टॉपिक है कौन सा, सोशल सिक्योरिटी का है ना,
जब आप सोशल सिक्योरिटी पढ़ेंगे तब मैं उसमें आपको बताऊंगा कि ईपीएफओ क्या है, पीपीएफ क्या है, ग्रेच्युटी क्या है, ये सब सारी सोशल सिक्योरिटी नेट है। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि आप एक निश्चित समय के बाद रिटायर हुआ, देन यू बिकम अ डिपेंडेंट पॉपुलेशन। ठीक है, जैसे आजकल आप लोग अखबारों में पढ़ोगे कि भारत के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड, इंडिया इज हैविंग अ डेमोग्राफिक डिविडेंड। क्यों? वो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात है, जापान में एजिंग की प्रॉब्लम है, ऑस्ट्रेलिया में एजिंग की प्रॉब्लम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जितने प्रतिशत वहां कामगार वर्ग है उससे अधिक कहीं जो है वहां पे डिपेंडेंट वर्ग है। डिपेंडेंट वर्ग का जैसे इंडिया में 0 से लेकर 14 तक डिपेंडेंट, और पोस्ट 60 एक नॉर्मल मानते हैं, जैसे टीचर्स की रिटायरमेंट पे 62 है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 65 है, लेकिन औसतन आप उसको मत जाइए, एक बार आपको समझाने के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ, वो डिपेंडेंट हो गया। अभी मैं इसमें आपको बताऊंगा कि ट्रांसफर पेमेंट और ये सब चीजें अभी अभी आएंगी, थोड़ा धीरे धीरे चला जाए। ठीक है, इसलिए मैं आपको की चीजों को बताने के लिए कुछ चीजें स्किप कर रहा हूं। ठीक है, दैट स्लाइड इज क्लियर? फाइन। इनडायरेक्ट टैक्स, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट हाउ हम किस तरीके से डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में भेद सकते हैं। कैसे आप कहते हैं कि डायरेक्ट टैक्स है और कैसे कहते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स है? बेटा वो तो जीएसटी का भी पड़ता है। जैसे मान लो से फॉर एग्जांपल मैंने ये मोबाइल खरीदा, इस मोबाइल में मैंने 18% जीएसटी दिया, तो क्या उसका सीधा प्रभाव मेरे को नहीं पड़ा? गया तो अल्टीमेटली दो में। चैनल में भी डिफरेंट, चैनल ये भी तो वसूला जो हमारे सेंट ने, जो इनकम टैक्स मेरा इनकम टैक्स तो डायरेक्ट टैक्स है, वसूला तो सेंट ने, सीबीडीटी में जमा तो किया सेंट ने, मैं तो बीच में इन्वॉल्व ही नहीं हुआ। जो आप टीडीएस की बात कर रहे थे, योर एफर्ट इज वेरी गुड, अच्छा प्रयास है, ऐसा नहीं है। ठीक है, एफर्ट इज वेरी गुड, आई अप्रिशिएट। अच्छा, गवर्नमेंट का खाता कहाँ होता है? आरबीआई में होता है, तो सीधे में आरबीआई में जाके जमा करनी चाहिए। ओके, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, ये आप अगर लिखना चाहो तो लिखो। एक बार मैं थोड़ा सा इसको इंग्लिश में बोलूंगा फिर हिंदी में बताऊंगा, सो दैट आई सी द बर्डन ऑफ द डायरेक्ट टैक्स cannot be shifted. It has to be paid by the person on whom it has been imposed. डायरेक्ट टैक्स का जो भाग है वो शिफ्ट नहीं कर सकता है, जिस आदमी के ऊपर लगाया गया है उसी को पे करना है। ठीक है, जो टैक्स मैंने लिखा है इट इज अ लीगल कंपल्सरी लीगल पेमेंट, ऊपर लिखा है। ठीक है, ठीक है, अभी आप इसको समझेंगे। हम लोग नॉर्मली हाईवे पे चलते हैं और लिखा आता है टोल टैक्स, तो टोल टैक्स नहीं, दैट इज रॉन्ग। आई एम गारंटी, और आप कहीं चाहे तो बोल सकते हैं विद द फुल अथॉरिटी, इट इज रॉन्ग। ठीक है, लेकिन वो कॉमन पैरेलल्स में आ गया है। कॉमन पैरेलल्स में जैसे वॉशिंग पाउडर को हम लोग सर्व करते हैं, क्या ले जा रहे हैं? सर्फ ले जा रहे हैं, भले निर्मा लेते हैं। वीडियो पॉइंट है, लिया हमने वॉशिंग पाउडर है, लेकिन बोल क्या कहते हैं? सर्फ लेने जा रहे हैं। अब वो कॉमन पैरेलल्स में आ गया। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स क्या है? जो डायरेक्ट टैक्स का भाग है, इंसिडेंस, वो हम शिफ्ट नहीं कर सकते। जैसे अगर इनकम टैक्स है मेरे ऊपर लगा तो मैं आपको तो शिफ्ट नहीं कर सकता, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स के केस में क्या होता है, उसके बर्डन को हम शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे जीएसटी केस में आप वैल्यू एडिशन पाएंगे, आपने जीवीए का नाम सुना होगा, सकल मूल्य संवर्धन। सकल मूल्य संवर्धन हिंदी में ग्रॉस वैल्यू एडिशन। कोई कहता है इंग्लिश, कोई कहता है हिंदी, ये तो क्या? हाँ, ठीक है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स केस में क्या होता है, ये फंडामेंटल डिफरेंस है जो आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, इतना आप जान लो बहुत है। इनडायरेक्ट टैक्स केस में क्या है, बर्डन जो एक आदमी से दूसरे आदमी को शिफ्ट किया जा सकता है। जैसे कि जीएसटी है, जीएसटी पहले हमारा लगा मैन्युफैक्चरर पे, मैन्युफैक्चरर ने शिफ्ट किया डिस्ट्रीब्यूटर पे, डिस्ट्रीब्यूटर ने शिफ्ट किया रिटेलर पे, और रिटेलर ने शिफ्ट किया अल्टीमेट कंज्यूमर। इसीलिए जीएसटी को हम क्या कहते हैं? कंजम्पशन टैक्स कहते हैं, या कंज्यूमर टैक्स भी कहते हैं।
ठीक है, तो इसके बारे में हम शेयर कर सकते हैं। और जैसा कि नाम में भी लिखा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, इज दैट क्लियर? डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या चीजें थी और क्या क्या चीजें अभी खत्म हो गई। अब इससे पहले मैंने वर्ड फाइल आपको दिखाई थी, ठीक है, इसमें मैंने बताया कि पहले गिफ्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स आता था, अब वो नहीं आता, ठीक है। एक्सपेंडिचर टैक्स पहले डायरेक्ट टैक्स आता था, अब वो नहीं आता। इज दैट क्लियर? इनडायरेक्ट टैक्स में पहले बहुत सारे टैक्सेस होते थे, अब उसको सब मर्ज करके जीएसटी कर दिया, एक्सेप्ट टू टैक्सेस। एक्सेप्ट टू टैक्सेस क्या हो? एनीवन? केवल दो टैक्स इनडायरेक्ट टैक्सेस को छोड़ करके जीएसटी में, एक तो कस्टम ड्यूटी और दूसरा एक्साइज, ठीक है। यही है, जैसे अल्कोहल पे, पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी लगती है, वो स्टेट के अंतर्गत आता है, और कस्टम ड्यूटी जो है द फंड, जो बेसिक डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कस्टम ड्यूटी एंड एक्साइज। Imposition on the basis of the origin, कहां से वो ओरिजिनेट हुआ, जो चीज भारत में ओरिजिनेट हुई, मतलब भारत में उत्पादित हुई, उस पर एक्साइज होती है, ठीक है। ये आपको लेना, आपको नहीं करना, जो भारत में उत्पादित हुई, उत्पादित हुई, ओरिजिन तो वही हुआ ना, और जो विदेशों में हुई और अगर वो भारत में आ रही है तो उसको क्या रहेगा? ठीक है। अदरवाइज मोर और लेस most of the indirect taxes are submerged in GST. Most of the indirect taxes are submerged in GST. ठीक है। तो अगर हम अभी जीएसटी की बात करें या कुछ दिमाग में तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि थोड़ा सा और बजट को समझ जाएंगे तो जीएसटी ये रोज हल्ला हो रहा है ना, जीएसटी कलेक्शन कम हो गया, स्टेट परेशान है, क्योंकि एक हम जो है फाइनेंस कमीशन की स्थापना करते हैं, जो कि ये निर्धारित करता है किस प्रकार से, ठीक है, राज्य और केंद्र के बीच में टैक्स का बंटवारा हो, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा, आपने सुना होगा जब टैक्स की बात करते हैं तो वो भी सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, सेस एंड सरचार्ज, अधिभार और सेस और सरचार्ज। सेस तो कोई हो सकता है, जैसे अभी आपको कोविड सेस लगा दे, ठीक है, समझो, तो एक जो है डायरेक्ट टैक्स में लगता है और एक जो है दोनों में सरचार्ज, दोनों में लग सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। अभी नेक्स्ट प्लीज, नॉन टैक्स रेट, नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब देखो टैक्स में हमने क्या बताया था कि कोई भी जो है बायलैटरल ट्रांसफर नहीं होता, क्या होता है? यूनिलैटरल ट्रांसफर होता है। टैक्स के एवज में हम जरूरी कि हम सरकार को कुछ देंगे, सॉरी सरकार को कुछ दे, टैक्स केस में ऐसा नहीं, लेकिन जितने भी नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो बायलैटरल है, और बायलैटरल जब तक हम कुछ करेंगे, ठीक है, जैसे फीस है, आप पासपोर्ट बनवाने जाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं, राशन कार्ड बनवाने गए, आपने फीस, जब आपको सेवा ले रहे हैं तो उसके एवज में कुछ फीस दे रहे हैं, ये भी तो सोर्स ऑफ रेवेन्यू हुआ, दिस इज आल्सो द सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है। कहां चलेगा सर फीस के बाद? आप हाँ ये भी, हाँ ठीक है। फाइन एंड पेनाल्टी, देखो इसमें लिखा है, इतनी अंग्रेजी आ जाएगी, ठीक है, फाइन एंड पेनाल्टी, ठीक है, ठीक है। ये फाइन और पेनाल्टी दोनों जो ब्रीच ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए, जैसे हम हेलमेट ले लगा रहे हैं, फाइन देना पड़ रहा है, ठीक है। जैसे हम रेलवे में अंडर वैल्यू टिकट लेके चल रहे हैं, अंडर वैल्यू टिकट मतलब कि टिकट हमने स्लीपर ले लिया और या तो थर्ड एसी करना, अंडर वैल्यू टिकट हो गई, वो जो भी आप समझते हैं वो आपकी अपनी इच्छा है, वो मेरा उद्देश्य वो नहीं, ठीक है, ठीक है। देन यू हैव टू पे पेनल्टी ऑन इट, ठीक है।
सरप्लस। अब आप देखो जो पब्लिक एंटरप्राइजेज है जैसे एनटीपीसी है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, आपके दिमाग में एक चीज आ रही है कि हम सरप्लस क्यों कर रहे हैं, व्हाई आई नॉट टर्निंग प्रॉफिट, व्हाई आई एम टर्निंग सरप्लस। हम सरप्लस की बात करते हैं। सरप्लस का मतलब क्या होता है, जितना एक्सपेंडिचर है उससे अधिक रेवेन्यू, रेवेन्यू जो हमारा एक्सपेंडिचर से अधिक है तो सरप्लस हो गया, या जो हमारी कॉस्ट है उससे अधिक रेवेन्यू हो गया सरप्लस हो गया। लेकिन अगर हम प्राइवेट एंटरप्राइजेज के केस में बात करें, ठीक है, भाई मैं कॉलिंग सरप्लस की बात होगा क्योंकि जितनी भी पब्लिक एंटरप्राइजेज एस्टैब्लिश की जाती है, whether it is Indian Oil or NTPC or anyone, क्या बेटा, कुछ भी। अब इस पे पूरा एक लेक्चर लग जाएगा अगर मैं आपको ये समझाने बैठूं कि पब्लिक एंटरप्राइजेज क्या होती हैं, प्राइवेट एंटरप्राइजेज क्या होती हैं, डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेज क्या होती हैं, ठीक है, मिनिस्ट्रियल एंटरप्राइजेज क्या होती हैं, ठीक है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज क्या होती हैं। ऑल दिस पब्लिक एंटरप्राइजेज आर अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ठीक है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, ठीक है, जो कि जब इस्टेब्लिश की गई थी तो कंपनीज एक्ट 1956 के अनुसार इस्टेब्लिश की गई थी। अब नया कंपनी एक्ट आ गया, ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो हम इनके जो रेवेन्यू और कॉस्ट का डिफरेंस होता है, रेवेन्यू मोर देन कॉस्ट, अगर रेवेन्यू कॉस्ट अधिक है, ठीक है, तो उसको प्रॉफिट इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि प्रॉफिट इज अ मोशन व्हिच इज, प्रॉफिट जो वर्ड है वो इसलिए यूज किया जाता है कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड, प्योर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बिजनेस एक्टिविटीज, ठीक है। लेकिन ये जितनी भी पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं जिनका एस्टैब्लिशमेंट किया गया इन द सेकंड 5-year प्लान विद द महल नॉलेज मॉडल, महल नॉलेज मॉडल, पीसी महल नॉलेज, ठीक है, वो वेलफेयर के लिए है। और जब भी कोई काम वेलफेयर के लिए किया जाता है तो वेलफेयर के काम के लिए प्रॉफिट नहीं होता, वेलफेयर के काम के लिए प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन अब चूंकि वो प्रॉफिट सॉरी कुछ उनका रेवेन्यू के कॉस्ट अधिक है तो उसका नाम क्या देंगे, हमने नाम दिया स्पेशल असेसमेंट ऑफ बेटरमेंट लेंगे, ठीक है। जैसे कि सरकार ने आपके इलाके में कोई पार्क बना दिया और हाउस टैक्स बना दिया, बेटरमेंट लेके हो गई, उसने कुछ किया तब कुछ लिया, समझिए टैक्स और इसमें अंतर समझिए, उसने कुछ किया है तब लिया। जैसे स्टैंप ड्यूटी, अगर आप जमीन पे रजिस्टर कराने जाते स्टैंप ड्यूटी पे करते हैं ना, तो आप स्टैंप ड्यूटी पे करते हैं, देखते हैं सर्किल रेट क्या है, ठीक है, फिर क्या अगर कहीं और दुकान है तो कितनी चौड़ी सड़क है, तो उस बेसिस पे होता है बेटरमेंट ले, ठीक है, दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ द रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, वो भी गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू का सोर्स है। जैसा क्लियर, यहां पर किसी को कोई डाउट, एनी क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद थोड़ा सा टेक्निकल मामला शुरू है। हाँ, वेलफेयर की बात है। जैसे मान लो हमने सड़क, हाँ बोलो, वो इंडिविजुअलिस्टिक सर्विसेज आप ले रहे हो, आप समझो बात को। जैसे कि अगर बेटरमेंट मिली, जैसे सड़क चौड़ी तो क्या होगा आपकी होगी, लेकिन आप पासपोर्ट बनवाने गए, क्या आप क्लास किए थे, लेकिन बनवाए, बात समझ आ रही है कि व्हाट इज द डिफरेंस, ग्रांट्स एंड गिफ्ट्स, ग्रांट्स एंड गिफ्ट्स आर आल्सो पार्ट, ये भी एक यूनिलैटरल ट्रांसफर, ग्रांट्स एंड गिफ्ट्स, ठीक है। जैसे कि कोई गैरी आपदा आ गई, जैसे नेपाल में कुछ साल पहले भूकंप आया था, भारत सरकार ने 100 करोड़ डॉलर या 70 करोड़ डॉलर की मदद दी थी, कुछ ऐसा ही था, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट अमाउंट मुझे याद नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको दे दूंगा, मैं मेल कर दूंगा, प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज मेरी बात सुनो, ये कहीं नहीं आ रहा, मैं अभी आपको यही छोड़ के चला जाऊंगा, ट्रस्ट मी, यही छोड़ के चला जाऊंगा, ठीक है, ये आप ही लोग नहीं,
ठीक है? हाँ? बेटा पिछले एक साल में पहली बार ऐसा है कि मैं मार्क्स उतार के क्लास ले रहा हूँ, अरे भाई आज तक उतारा नहीं। You should be thankful. Anyway, ठीक है? During COVID period, government is providing certain vaccines to the most of the poor countries. Likewise, if there is a war or emergency or any national calamity, and the rest of the world is giving you some financial assistance, that अगर rest of the world आपको आर्थिक मदद दे रहा है, तो जब वो आर्थिक मदद दे रहा है तो आपको कुछ पैसा मिल रहा है, तो जब वो पैसा मिल रहा है तो किसका पार्ट? रेवेन्यू का पार्ट। दैट इज अ पार्ट ऑफ द रेवेन्यू। नाउ द कैपिटल रिसीट। अभी तक आपने क्या देखा? रेवेन्यू रिसीट। आप हाँ पीछे जाइए, हाँ देख लो पीछे जाएगा, हाँ देख लो। हाँ स्पेशल असेसमेंट ऑफ बेटरमेंट लेवी, स्पेशल असेसमेंट ऑफ बेटरमेंट लेवी, लेवी मैंने वर्ड यूज किया है, टैक्स नहीं यूज किया। अब ठीक है, वो रोड देखो क्या है, क्यों मैं कहा जैसे हम लोग टोल फीस देते हैं, प्लाजा टोल टैक्स नहीं देते, टोल फीस देते हैं। मैं कहा था कि आप पूरी अथॉरिटी के साथ कह सकते हो इट इज नॉट टैक्स, क्योंकि वो एक अच्छी सड़क हमको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बन के मिली है, ठीक है, इसलिए हम जो है उसको दे रहे हैं। अभी आप लोग वो जनरेशन देखे होंगे, सर ने देखा होगा कि पहले तय बजारी वसूली जाती थी और बैरियर लगा के जो है रोड पे ले आता टैक्स। जब उस सड़क की लागत निकल जाती थी तो सरकार उसको फ्री कर देती थी, लेकिन अब ऐसा बिकॉज नाउ वी आर इन अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। अगर कभी समय मिला तो मैं इसमें बात करूंगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे, ठीक है? जैसे यमुना एक्सप्रेस वे है, ऐसे ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बेस्ड, ठीक है? तो उनका मेंटेनेंस का अपना काम है, और जो हमारे नितिन गडकरी महोदय हैं वो भी इसमें बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप किया जाए तो इस मॉडल में किया जाए, ठीक है? ये सब चीजें बड़ी आसान थी। या अपने ड्राइविंग में बैठे प्लीज, ठीक है? ये सब चीजें बड़ी आसान थी, यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली, फाइन। नाउ नेक्स्ट कैपिटल रिसीट्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो एक ऐसी चीजें हैं जो या तो सरकार के ऊपर लायबिलिटी बढ़ाती हैं या तो सरकार की लायबिलिटी को हटाती हैं, ठीक है? कैपिटल रिसीट, ठीक है? प्लीज रिकवरी ऑफ लोन्स, गवर्नमेंट ने किसको लोन दिया, रिकवरी हो गई, तो जिस फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट ने लोन दिया था वो एक्सपेंडिचर होगा। जिस फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट ने लोन दिया था वो क्या होगा? लेकिन जिस फाइनेंशियल ईयर में उस पर इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट को रिसीव कर रहा है वो क्या होगा? कैपिटल रिसीट, ठीक है? इस फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट ने बोरोइंग्स करी कहीं से, irrespective of the mode of borrowing, irrespective, वो इस फाइनेंशियल ईयर में तो हमारे लिए क्या हो गया? अरे बेटा रेवेन्यू हो गया, आ रहा ना, रेवेन्यू का मतलब जो आ रहा है, रेवेन्यू का मतलब जो आ रहा है, और एक्सपेंडिचर का मतलब जो जा रहा है, ठीक है? तो अगर हमने बोरोइंग करी पैसा तो आ रहा है ना, तो इस फाइनेंशियल ईयर में तो आया, अब अगले फाइनेंशियल ईयर में जब हम उस पर इंटरेस्ट देंगे या कुछ प्रिंसिपल देंगे तब एक्सपेंडिचर है, ठीक है? नेक्स्ट डिसइन्वेस्टमेंट, यही एक चीज, ये इस बजट में सबसे ज्यादा मोस्ट डिबेटेड चीज क्या है? क्यों? डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन एक्सेट्रा लगेंगे। इस बजट की सबसे ज्यादा डिबेटेबल चीज क्या है? कि एलआईसी में हम डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे और 3 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज बात आई, प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट की बात आई है ना, एलआईसी ये कमर्शियल बैंक्स की आई ना। तो आपको ये समझना है कि ये डिसइन्वेस्टमेंट से कैसे जो है इसको हम कैपिटल रेवेन्यू कहते हैं। व्हाई इज कॉल्ड इट द कैपिटल रेवेन्यू?
Because this investment क्या anyone is having idea what this investment is? Anyone? गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर में पैसा लगाया है पहले फिर उसको बीच में उसको पैसा आएगा। Hitting the bush, not the bird. Very close. ये कहावत कही जाती है, hitting the bush, not the bird. Very close, very good. और कोई? विनिवेश। तो अगर अंग्रेजी में कोई समझ पा रहा है तो उसको कहते हैं विनिवेश। अगर इसका आंसर नीचे करें तो निवेश और विनिवेश, इन्वेस्टमेंट या डिसइन्वेस्टमेंट। एक चीज आप अपनी जानकारी के जान, जब भी हम कहते हैं पब्लिक इंटरप्राइज, ठीक है, जो उनकी शेयर होल्डिंग होती है वो किसके नाम से होती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन ये हमेशा आपको याद रखना चाहिए, किसके नाम से होती है? प्रेसिडेंट ऑफ। अगर वो गवर्नमेंट होल्डिंग है तो, अगर जब गवर्नमेंट होल्डिंग, सी दिस इन्वेस्टमेंट इज द प्रोसेस ऑफ द डायल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग इन अ पब्लिक, सॉरी, विनिवेश का मतलब ये होता है कि जब भी सरकार अपनी हिस्सेदारी को कम करती है, हिस्सेदारी को कम कर रही है, मालिकाना हक को नहीं, हिस्सेदारी को कम कर रही है, मालिकाना हक को नहीं। तो जब हिस्सेदारी को कम करेगी तो इसका मतलब कि कुछ अपने शेयर उसको बेचेगी, ठीक है। उस शेयर को बेचने के कई तरीके हो सकते हैं, जिसको हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ, या स्ट्रेटेजिक सेल, या मैंने वो आपको कभी आगे जो है फिस्कल पॉलिसी बनाएंगे उसमें बताएंगे। कई तरीके होते हैं, मैनेजमेंट बाय, मैनेजमेंट इक्वाई बाय आउट होता है, ठीक है। लेकिन आईपीओ उसको हम शेयर मार्केट में लाएंगे, स्टॉक एक्सचेंज। अभी इसके बाद जो टॉपिक है स्टॉक एक्सचेंज, उसमें जब मैं आपको स्टॉक एक्सचेंज बताऊंगा तब आपको समझ आएगा कैसे उसकी लिस्टिंग हो रखी है, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि हम 2% शेयर अपना बेच दें, ठीक है। तब जब 2% शेयर बिकेगा तो उससे कुछ पैसा गवर्नमेंट को मिलेगा। अब उस 2% शेयर को बेचने का मतलब क्या है कि हमने कहा कि 1 यूनिट ऑफ द शेयर 10 रुपए, ठीक है। लेकिन हमने उसका जब बिड समझते हो ना, बिडिंग करना, हाँ, उसका एक प्राइस बना रखा है 300 से लेकर 350 और 100 शेयर का मिनिमम लॉट है। तो अगर आप 100 शेयर का लॉट खरीदना चाहते हैं तो आप 300 से 350 के बीच में अपनी प्राइस बोलिए, और जिसकी हाईएस्ट प्राइस होगी उसको 10 रुपए का शेयर, तो उससे गवर्नमेंट को क्या मिलेगा? रेवेन्यू मिलेगा। लेकिन जब रेवेन्यू मिलेगा, मैंने क्या कहा कि कैपिटल और रेवेन्यू रिसीव में फंडामेंटल डिफरेंस है कि कैपिटल रेवेन्यू या तो गवर्नमेंट की लायबिलिटीज को बढ़ाता है या तो उसके एसेट्स को घटाता है। जब बोरोइंग की गवर्नमेंट ने बोरोइंग की तो क्या हुआ? उसकी लायबिलिटी बढ़ गई। बात होती है, अभी तो वर्तमान में क्या है, उसकी लायबिलिटी क्या हुई? बढ़ गई। गवर्नमेंट ने जब डिसइन्वेस्टमेंट किया, अभी टाइम है ना सर, कितना टाइम है उसके हिसाब से नहीं, आधा घंटा तो उसके बाद मेरे पास टाइम बहुत कम है, मेरी अगली क्लास, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट समझता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक जस्ट टू स्टार्ट, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी में आगे बताएंगे कि डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, मतलब, ठीक है। तो जब गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट किया तो अपने एसेट्स को, जो ओनरशिप थी उसको डाइल्यूट किया, जो एसेट्स ओनरशिप थी उसको डाइल्यूट किया, तो उसके एसेट्स क्या हुए? कम। ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है रेवेन्यू रिसीव्स और कैपिटल रिसीव्स, ठीक है। कि कैपिटल रिसीव्स में या तो लायबिलिटी बढ़ेगी या तो एसेट बढ़ेगी, यही कंफ्यूजन हो जाता है हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, जैसे कि हमने ग्रोथ लायबिलिटी को हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, क्या हमने जैसे रोड या कोई एयरपोर्ट होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हो, क्योंकि ये तो अगर हमने रोड बनाया तो उससे हमारी लायबिलिटी बढ़ी जाएगी। हमने जो है अभी तो बना ली जो है, एक्सपेंडिचर का मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दो अलग अलग चीजें, जो मैंने कहा कि अरुण जेटली ने अभी एक्सपेंडिचर पे आएंगे, जब बजट एक्सपेंडिचर आ रहा है अरुण जेटली से पहले
हमारे पास दो एक्सपेंडिचर के क्लासिफिकेशन थे, प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब जब इससे पूछ किया तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। गवर्नमेंट के जो खर्चे होते हैं वो मुख्यतः दो तरीके के होते हैं। एक तो गवर्नमेंट कंज्यूम करती है, ठीक है, जब गवर्नमेंट कंज्यूम करती है, ठीक है, जब तो गवर्नमेंट का कंजम्पशन क्या होता है? जैसे हम आप उपभोग कर रहे हैं, पेन खरीद रहे हैं, कॉफी खरीद रहे हैं, सब्जी खरीद रहे हैं, फिर तो उपभोग कर रहे हैं ना, कंजम्पशन। क्या गवर्नमेंट का तो कंजम्पशन होता है क्या? See, all the expenditures which are required by the government for the proper functioning of the legislation, जैसे ब्यूरोक्रेट्स की सैलरी, अरे गवर्नमेंट का कंजम्पशन रिक्वायर ब्यूरोक्रेट्स की सैलरी। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार की बात है, समाज कल्याण विभाग ये कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, ठीक है, समाज कल्याण विभाग में जितने भी लोग हैं उनकी सैलरी, उस विभाग की जो बिल्डिंग है उसके मेंटेनेंस का खर्चा, अगर वो विभाग की बिल्डिंग किराए पर तो उसका किराया, क्या हुआ? ये गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर। तो इसको भी हम दो हिस्सों में बांटते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो यहां पर भी भाई सेम डिफरेंस आ जाता है, यहां पे भी सेम डिफरेंस आ जाता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर न तो एसेट क्रिएट करता है न तो लायबिलिटी को कम करता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट्स को क्रिएट करेगा या तो लायबिलिटी को कम करेगा। ठीक है, तो जो अरुण जेटली, प्रोबेबली मुझे ईयर नहीं याद पड़ रहा क्योंकि ये सब आपका काम है, 1996 2006 का है नंबर, इन्होंने 2006 में एक नंबर करेक्टली इन्होंने प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को खत्म किया। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या था? गवर्नमेंट का कंजम्पशन, गवर्नमेंट का कंजम्पशन। प्लान एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट जो है अपने एसेट बिल्डिंग, जैसे हमको एक एम्स बनवाना है, एक नया आईएम बनवाना है, एक नया एक्सप्रेसवे बनवाना है, तो जब ये सब चीजें गवर्नमेंट करेगी तो शॉर्ट रन में क्या होगा? अच्छा अभी हमने जो बात करी कैपिटल की, कमोडिटीज दो तरीके की होती है, ठीक है, तभी आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक तो जिनको हम उपयोग कर लेते हैं, एक कहते हैं इसको कंज्यूमर गुड्स और दूसरा कहते हैं कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल गुड्स क्या होता है? हाँ, जैसे कि पूंजीगत वस्तु। एक ऐसी भाषा में बताओ, एग्जाम्पल सही है, आई एम नॉट आस्क्ड एग्जाम्पल, पर आप सिविल सर हो, मैं आप सबको एक आईएएस मान रहा हूं कि जो पूछा जाए उसका मतलब समझो, क्योंकि अब आपके समय में मैं क्वेश्चन पेपर देख रहा था, जो 15-20 नंबर के सवाल की वर्ड लिमिट 300 वर्ड हुआ करती थी, अब उसको घटा के 150 वर्ड कर दिया। नहीं, जीएसटी में इकोनॉमिक्स है 150 वर्ड कर दिया, मतलब अब आपको बहुत प्रिसाइजली आंसर देना, पहले जैसी बात नहीं रहेगी। क्यों? सी हम क्यों कैपिटल गुड्स और ये करें? क्योंकि दिस इज, आई एम नॉट पॉलिटिकल मैन, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं, लेकिन जो ये क्लासिफिकेशन खत्म किया गया, मैं इस क्लासिफिकेशन के बहुत पक्ष में हूं। ठीक है, ये जब प्लानिंग कमीशन को डिसमेंटल किया गया और नीति आयोग की स्थापना की गई, उसी समय ये किया गया कि रेलवे बजट को और यूनियन बजट को एक साथ मर्ज किया गया। इट इज अ वेरी गुड मूव। प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के कॉन्सेप्ट को खत्म किया गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को लाया गया, ताकि ये मालूम चल सके आम जनता को या किसी को कि सरकार कितना उपभोग कर रही है और कितना जो है नेशनल बिल्डिंग में खर्च करती है। ठीक है, जैसे कैसे समझिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप और अच्छे समझ जाएंगे क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्यों सरकार ने इस मूव को, ऐसा नहीं कि आपने मत कही है कि मैं मोदी जी का भक्त हूं, ऐसा नहीं है। आई एम टेलिंग माय ओन फिलॉसफी, ये मेरी अपनी फिलॉसफी, मेरा अपना मानना है। ठीक है, कैपिटल गुड्स, जैसे हिंदी में आपको बताऊं एग्जांपल है, अगर मैंने एक कार खरीदी तो मेरे लिए क्या है? एक एसेट है। ठीक है, मैंने जो है
होंडा सिटी या स्विफ्ट डिजायर ले लीजिए फॉर एग्जांपल, सबसे ज्यादा, और एक ट्रेवल एजेंसी के स्विफ्ट डिजायर ले, दोनों ने एक ही कार ली, लेकिन दोनों में कुछ अंतर है क्या? क्यों कैपिटल है? कार इटसेल्फ इज अ कैपिटल। वो दोनों कारें जो है कहीं कहीं प्रोड्यूस हुई है, वो दोनों कार कहीं न कहीं मारुति में या किसी कंपनी में प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, लेकिन दैट पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन, इतना अंग्रेजी समझ आ रहा है? दैट पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन which is further used in a production to raise the income, उत्पादन का वह भाग जो कि पुनः उत्पादन के लिए अपनी आय को बढ़ाने के लिए किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? पूंजीगत वस्तुएं कहते हैं। तो जब जो है हमने ये क्लासिफिकेशन खत्म कर दिया प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का, और ये डाल दिया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को देखते ही हम समझ जाएंगे कि भारत सरकार पूंजीगत निर्माण में कितना खर्च कर रही है, जिससे कि आने वाले समय में हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी या घटेगी। मेरा लॉजिक समझ आया? हाँ? Is that my logic clear to you? That what I mean to say? कि ये जो प्लान एक्सपेंडिचर ये बहुत एम्बिगुअस था, इससे बहुत क्लैरिटी नहीं आती, लेकिन जब हमने ये कहा कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि हम कंज्यूम करें, अब जीडीपी का से फॉर एग्जांपल जीडीपी का 20% हिस्सा गवर्नमेंट खर्च कर रही है, ठीक है, उसमें से 18% कंज्यूम कर ले रही है और 2% ही जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर में है, और इस समय फिस्कल डेफिसिट हमारा 9%। तो अगर हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे हम अपने उधारों को चुकता कर पाएंगे? तब तो हम ऋण के जाल में फंसते चले जाएंगे, तब तो हम अपने ऋण के जाल में फंसते चले जाएंगे, नहीं चले जाएंगे? क्यों? तो अब इस क्लासिफिकेशन में ये तो क्लियर हो गया ना कि गवर्नमेंट कितना कंज्यूम कर रही है और कितना पूंजीगत निर्माण में भविष्य के निर्माण के लिए, जिससे कि देश की उत्पादन क्षमता बढ़े, खर्च कर रही है, ठीक है? इज दैट क्लियर? और डू वी नीड फर्दर क्लासिफिकेशन? इज दैट क्लियर? लिखा इंग्लिश में, मैंने हिंदी में समझाने की भरपूर कोशिश की है। इज दैट क्लियर? यस। इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ। उदाहरण से बात बोला, आपने किसकी बात की? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये आपको मैं अभी बहुत बेसिक से बता रहा हूं क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे टॉपिक आया है। आप अपने आप को लेकर बताइए, टेक योर ओन एग्जांपल, आप अपने आप को लेकर बताइए, अगर आपके पास पैसा है, आपके पास पूंजी है, और अगर आप उसको किसी व्यवसाय में लगाना चाहते हैं तो कहां लगाना चाहेंगे? ना, ये हाइपोथेटिकल बात मत कीजिए, प्योर बिजनेस के तरफ बात कीजिए, जहां लाभ हो, जहां लाभ हो, जहां लाभ होगा पहली चीज क्या रखेंगे? लाभ। देखो हम ये जो नोशन है फाइव, इसको हम प्रॉफिट है, यहां पे प्रॉफिट है। सेकंड चीज क्या रखोगे? स्टेबिलिटी इन द पॉलिसी, नीतियों में स्थायित्व। क्यों? नीतियों में सरकारी नीतियों में स्थायित्व, कि सरकारी नीतियां कहीं बहुत फ्रिक्वेंटली बदल तो नहीं है, जैसे कि जो है हमने 60s के दशक में सारे जो है कमर्शियल बैंक को नेशनलाइज किया। मैं एग्जांपल देखो देखो कितने देखो कि कहीं सरकार जो नीति बदल ना दे। क्या आज की तारीख में आप सिनेमा हॉल खोलना चाहोगे? जो लोग आपको सरकार
एक तो पहला प्रॉफिट का है और दूसरा उस प्रॉफिट के साथ साथ पॉलिसी स्टेबिलिटी। पॉलिसी स्टेबिलिटी कहां से आएगी? गवर्नमेंट स्टेबिलिटी से। हाउ स्टेबल द गवर्नमेंट है? सरकार कितना ज्यादा स्टेबल है तभी तो पॉलिसी स्टेबिलिटी आएगी। आज योगी जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी का प्रपोजल है, इट इज प्रपोजल है टू मेक अ वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी एट 5 डिफरेंट कलर्स। आप गूगल पे जाकर पढ़िएगा, गूगल पे जाकर जरूर पढ़िएगा, ठीक है। अभी मैं समझ रहा हूं बात समझ रहा हूं। तो पैसा तभी तो आएगा जब जो है ये सारी चीजें होंगी, निवेश के लिए जो है एक उचित माहौल होगा, और जब तक निवेश के लिए उचित माहौल नहीं होगा तब तक उससे इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं होगा। इंक्लूसिव ग्रोथ इन द सेंस कि सबका विकास नहीं हो सकता, ठीक है, जब तक कि उचित माहौल नहीं हो। और उचित माहौल देने का कार्य किसका है? सरकार का है। वो निवेशक भी उससे फायदा पाए, जो एम्प्लॉय है वो भी फायदा पाए, और जो उससे बैकवर्ड लिंकेजेस वाले हैं वो भी फायदा पाए, और जो फॉरवर्ड लिंकेजेस वाले हैं वो भी फायदा पाए। समझ आएगा? मैं आपको एक किस्सा बताता हूं, इससे आप समझना। अभी जो है समावेशी का आपको थोड़ा सा ले रहे हैं, क्योंकि इंक्लूसिव ग्रोथ की बात जो है बहुत लोग देश में, ठीक है। तो फॉरवर्ड लिंकेज वाले भी और बैकवर्ड लिंकेज वाले भी उससे फायदा पाए। जब तक वो उचित माहौल नहीं दिया होगा तब तक निवेश होगा ही नहीं, और जब तक निवेश नहीं होगा तब तक जो उससे आगे लाभ लेने वाले और जो उससे पहले लाभ लेने वाले, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर मान लीजिए किसी भी क्षेत्र में जूता उद्योग डेवलप किया, ठीक है, ठीक है, तो जूता बेचने वाले को फायदा होगा, जो कम दाम में जूता मिलेगा। जो चमड़े का व्यापार करता है उसको फायदा होगा कि जूता व्यवसाय बढ़े, तो जो चमड़े का व्यापार करता है वो बैकवर्ड लिंकेज होगा, और जो जूते का व्यापार करता है उसके लिए। और आप जो बात करो ना समावेशी विकास, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो आपको ये चीज बहुत अच्छे समझ आ जाएगी, क्योंकि मैं ये चाहता हूं आप अपनी विचारधारा लिखो, जो मैं कह रहा हूं मतलब अगर वो आप उत्तर में लिखोगे तो कभी भी आप सफल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि बीए का भी सिलेबस वही है, बीए में लगभग 80% नंबर पाता है, और यूपीएससी का भी सिलेबस वही है, और 56-57% हम लोग के समझ में लड़का टॉप करता है। तो अंतर कहां जाता है? दैट हाउ यू ट्रीट द सब्जेक्ट, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है? जैसे आपने समावेशी विकास की बात की, मैं आपको एक एग्जांपल से उस क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ ले जाना चाहता हूं कि वो क्रिटिकल थिंकिंग आपकी डेवलप हो सके। मैं आप पढ़ाने नहीं आया, मैं आपको एक मार्गदर्शन दे रहा हूं, आपको सोचने का नजरिया उस तरीके का हो जाता है। 10 दिन में आपको पूरी इकोनॉमिक्स ले पाओगे। एक आदमी के 4 लोग, ठीक है, और वो बहुत गरीब, उसने चारों को किसी तरीके से पढ़ाया और चारों जो है नहीं कर रहा, क्योंकि वो उससे आगे आए को आए तक उसके औकात नहीं समझेगा। फिर वो चारों उसकी हाई स्कूल पास कर गए, नौकरी पा गए। उन्होंने बड़ी मेहनत करके अपने लड़कों को ग्रेजुएट कराया और वो कलर बना, क्योंकि उनको ग्रेजुएशन से पढ़ा नहीं सकता, तो उसके बच्चे, ठीक है। अब उसके बच्चे कलर बन गए, उन्होंने और ज्यादा मेहनत की और अपने बच्चों को पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट करा दिया, बच्चे टीचर। तो एक कई जनरेशन के बाद जो एक विकास, ठीक है। दूसरा मॉडल यह है कि हमने जो मान लो उस व्यक्ति ने अपने एक ही बच्चे के ऊपर सारी कागज छोड़, एक ही बच्चे के ऊपर सारी कागज छोड़ दी, और वो लड़का जो है प्रोफेसर, बाकी 3 पैसे, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि ट्रिकल डाउन होगा। जब वो लड़का प्रोफेसर बन गया तो वो बाकी 3 बच्चों को, लेकिन प्रैक्टिकली ट्रिकल डाउन का काम किया है जो इंक्लूसिव ग्रोथ के पास करते हैं, ठीक है। एक मॉडल है जो कई जनरेशन में